चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों ने आईडी मेंशन नहीं करी है, आईडी मेंशन कर दीजिए। तो आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है गार्बेज कलेक्शन। तो गार्बेज कलेक्शन क्या होता है इसको देखते हैं। और ये जो टॉपिक है ये सिर्फ पाइथन में ही नहीं होता है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही नहीं होता है। ये मोस्टली सारी लैंग्वेजेस में होता है ना। सी, C++, .NET, जावा, PHP, पाइथन, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी तो उसमें गार्बेज कलेक्शन नाम का टॉपिक रखा जाता है। अब ये होता क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो तरह की मेमोरी एलोकेशन होता है। एक होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और एक होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब इन दोनों को मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि गार्बेज मेमोरी के अंदर होता है। जो गार्बेज शब्द है इसको हम लिटरल मीनिंग में कह सकते हैं वेस्टेज, कूड़ा कचरा, किसी काम का नहीं है जो। ठीक है। तो जो चीजें वेस्टेज होती हैं जो किसी काम की नहीं होती हैं वो हम मेमोरी में ढूंढते हैं। ठीक है। तो इसलिए पहले हमें मेमोरी के अंदर समझना होगा कि जब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे प्रोग्राम में जो मेमोरी एलोकेट होती है रन टाइम पर, तो रन टाइम मेमोरी मतलब रैम को हम कह रहे हैं, दैट इज रैम में एलोकेशन होना, चीजों का रैम के अंदर एलोकेट होना। तो ये एलोकेशन दो तरह का होता है। एक होता है हमारा स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और एक होता है हमारा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। दो तरह के एलोकेशन है जो हमारा मेमोरी के अंदर होते हैं। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी हैं जिसमें दोनों तरह का मेमोरी एलोकेशन होता है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन भी होता है और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन भी होता है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनमें सिर्फ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। ठीक है। सी, C++, जावा, .NET, ये चार जो मैंने नाम लिए, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को जब इनके लिखे कोड को रन करते हैं तो इनके लिखे कोड को दो तरह से मेमोरी लोकेट हो सकती है, स्टैटिक मेमोरी लोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं दोनों मेमोरी का डिफरेंस क्या होता है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में दो चीजें होती हैं जो डायनेमिक के पास नहीं होती, या इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि डायनेमिक के पास वो दो चीजें होती हैं जो स्टैटिक के पास नहीं होती। पहला, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का साइज कभी रन टाइम पर रिसाइज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक मेमोरी का एलोकेशन कर दिया और वो मेमोरी हमारी रैम का मान लीजिए 20 बाइट्स कंजप्शन कर रही है ना। समझने के लिए बहुत छोटी यूनिट्स होती हैं ये, हम लोग डील करते हैं जीबी, एमबी, केबी, तो इससे भी छोटी यूनिट पे काम होता है। ठीक है, बाइट्स में काम होता है। तो मान लीजिए मैंने अपनी रैम का स्टैटिक मेमोरी लोकेशन करा 20 बाइट्स का। जब तक ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में रहेगा तब तक ये 20 बाइट्स मेमोरी 20 बाइट्स रहेगी। ना तो ये 21 हो सकती, ना ये 19 हो सकती। जब प्रोग्राम टर्मिनेट होगा तो वो मेमोरी हमारी फ्री कर दी जाएगी। डायनेमिक मेमोरी लोकेशन में प्रोग्राम जब शुरू होता है एग्जीक्यूट होना तो मान लीजिए 20 बाइट्स मेमोरी लोकेट कर दी गई। उसके बाद मुझे जरूरत पड़ रही है कि सर वो 20 कम रह गई, अब इसको 24 कर दो, हो जाएगी। अब मुझे जरूरत पड़ रही है सर 35 कर दो, हो जाएगी। अब मुझे जरूरत पड़ रही है सर एक्स्ट्रा हो गया, अब कम कर दो, कम हो जाएगी।
तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम रीसाइज हमारा करवा सकता है। तो स्टैटिक मेमोरी लोकेशन से जब मेमोरी लोकेट होती है तो फिक्स्ड साइज की होती है और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वो रीसाइज नहीं होगी। और डायनेमिक मेमोरी लोकेशन से जो मेमोरी लोकेट होती है वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन रीसाइज की जा सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल सी में लेते हैं। अगर हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लिखते हैं इंट एक्स इक्वल टू, कुछ भी लिख दो, क्या लिखना है बात की बात है। अगर आपने एक्स इंट टाइप का बता दिया सी में या जावा में, तो एक्स का जो मेमोरी लोकेशन होता है वो स्टैटिकली होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सी में या जावा में कितना मेमोरी कंज्यूम करेगा पहले से फिक्स है। तो मान लीजिए 4 बाइट्स। अब मुझे नहीं पता ये किस लैंग्वेज में, मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए इस वैल्यू को यूज करा कि मान लीजिए जावा लैंग्वेज ने कह दिया कि x अगर इंटीजर टाइप का हुआ तो ये 4 बाइट मेमोरी ही खाएगा और 4 बाइट से ज्यादा नहीं खाएगा, 5 नहीं लेगा, 3 भी नहीं लेगा। तो अब x में जो वैल्यू आएगी वो 4 बाइट की ही रेंज में आ सकती है। अगर इसके बाहर आ गई तो ये ना सोचे x कि मैं अपनी मेमोरी को एक्सटेंड करा लूंगा, नहीं, एरर आ जाएगी। आप एक रेंज की वैल्यू रख पाएंगे जो 4 बाइट में आ सकती है। जब तक प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो जाएगा x 4 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता रहेगा। तो ऐसा मेमोरी लोकेशन क्या कहलाया? स्टैटिक मेमोरी लोकेशन कहलाया। डायनेमिक मेमोरी लोकेशन कैसे होता है? अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज के अंदर एक फंक्शन होता है मैलॉक। मेमोरी एलोकेशन इसकी फुल फॉर्म होती है मैलॉक। मैलॉक फंक्शन क्या कहता है कि मैं एक मेमोरी एलोकेट करूंगा। कितनी एलोकेट करनी है आप मुझे बता दो, मैंने लिख दिया 4 बाइट। तो जब मैं मैलॉक फंक्शन यूज करूंगा सी लैंग्वेज में तो मैलॉक फंक्शन एक डायनेमिक मेमोरी को एलोकेट कर देता है कितने साइज की जो आपने बताई, और इस मेमोरी का एड्रेस आपको दे देगा। यानी कि आपको मेमोरी का एड्रेस मिल जाता और आप उसे एक पॉइंटर में स्टोर कर लेते। मुझे कोड नहीं लिखना है, कॉन्सेप्ट समझाना है। तो जो मेमोरी लोकेट हुई उसका एड्रेस आपके पास आ गया। अब आप इस मेमोरी का यूज कर सकते हैं इस एड्रेस के थ्रू। अब आपको लगता है कि सर ये 4 बाइट ना कम पड़ रही है, एक काम करो इसको ना अब 6 बाइट कर दो। तो कैसे करोगे? तो हमारे पास एक फंक्शन है रीअलॉक। अब रीअलॉक के अंदर आप क्या पास करोगे? जो मेमोरी एलोकेशन मैलॉक से हुआ था उसका एड्रेस पास कर दो। ये एड्रेस पास कर दिया मैंने। तो अब इस एड्रेस पर अभी 4 बाइट कंजप्शन हो रहे थे। अब रीअलॉक से क्या कहना हूं, यार ये ना ज्यादा कर दो, इस एड्रेस पर जो मेमोरी है वो अब 6 कर दो। तो रीअलॉक क्या करेगा? रीअलॉक इस एड्रेस की मेमोरी को 6 कर देगा। यानी कि अगर मेमोरी का एलोकेशन डायनेमिकली हुआ है तो मैं इसे रन टाइम पर सी के अंदर अगर मैं हूं तो रीअलॉक फंक्शन से इसको चेंज कर सकता हूं। अब मैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आता हूं तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है, सी में ऑब्जेक्ट नहीं बनते हैं, बट जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो बाय डिफॉल्ट जावा ने हर ऑब्जेक्ट का मेमोरी लोकेशन कैसा करा रखा है? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करा रखा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम जावा में और सी में देखें तो डायनेमिक मेमोरी लोकेशन दोनों हमारे होते हैं। पहला डिफरेंस क्लियर कर दिया, स्टैटिक मेमोरी लोकेशन से जो मेमोरी लोकेट होती है वो कभी रिसाइज नहीं हो सकती, और डायनेमिक मेमोरी लोकेशन से जो मेमोरी लोकेट होती है वो रिसाइज हो सकती है। दूसरा डिफरेंस, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन से जो मेमोरी लोकेट होती है उसका एक नाम होता है एक्स, तो इस मेमोरी का नाम एक्स होगा। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से जो मेमोरी लोकेट होती है उसका कोई नाम नहीं होता। तो कैसे पहुंचोगे उस तक? सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, एड्रेस। एड्रेस के थ्रू ही उस मेमोरी तक पहुंचा जा सकता है। जबकि स्टैटिक मेमोरी का नाम भी होगा और इसका कोई एड्रेस भी होगा। ऑब्वियसली एलोकेशन हुआ है तो इसका एड्रेस भी होगा। तो आप इस जगह जहां पर एक्स रखा हुआ है एक्स के नाम से पहुंच सकते हैं या एक्स के एड्रेस का सहारा लेकर पहुंच सकते हैं। लेकिन डायनेमिक मेमोरी लोकेशन का कोई नाम नहीं होता, वो हमेशा अपने एड्रेस से रेफर होगी। एड्रेस बोलो, रेफरेंस बोलो, हम बेसिक नेटिव बोल रहे हैं, एड्रेस से रेफर होगी। तो जावा लैंग्वेज में
या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब ऑब्जेक्ट बनते हैं तो उनका मेमोरी लोकेशन डायनेमिकली होता है, इंक्लूडिंग पाइथन की बात भी चल रही है। तो जब भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट बनते हैं तो उनका मेमोरी लोकेशन डायनेमिक होता है, मतलब उसका कोई नाम नहीं होता, उसका एड्रेस हमें मिलता है और हम उस एड्रेस के थ्रू उस ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाते हैं। तो जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस या ऑब्जेक्ट का एड्रेस मुझे मिलता है, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं होता। दो डिफरेंस मैंने आपको बताए, स्टैटिक मेमोरी लोकेशन और डायनेमिक मेमोरी लोकेशन का। फिर से समझ लो, हम सीधे पॉइंट पर आने वाले हैं। स्टैटिक मेमोरी लोकेशन कभी रिसाइज नहीं होता ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम रोक कर कोड में चेंज करें तो रिसाइज नहीं होगा, वो नहीं करना है। ड्यूरिंग सेम एग्जीक्यूशन प्रोग्राम को रोकना नहीं है, मेमोरी रिसाइज नहीं होगी। डायनेमिक मेमोरी लोकेशन रिसाइज हो जाता है। मैंने बताया मेलॉक रियलॉक का होते थे सी के अंदर, और जावा में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, आपने कभी पढ़ा होगा एरे लिस्ट वगैरह होती है, रिसाइज होती रहती है ना। तो बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट है जो रिसाइज होते रहते हैं जावा के अंदर। अब पाइथन के अंदर आपने कहा देखा, हमने कहा लिस्ट जीतता जाता उदाहरण आपका, आपने लिस्ट बनाई, इस लिस्ट में अभी कितने एलिमेंट, हमने कहा कुछ नहीं है, तो इसका मेमोरी कंजप्शन कुछ नहीं के हिसाब से हो रहा होगा। अगर मैं इस लिस्ट में कुछ अपेंड कर दूं, अगर मैं कुछ अपेंड कर दूं, अब लिस्ट का मेमोरी कंजप्शन बढ़ गया नहीं बढ़ गया? बिल्कुल बढ़ गया होगा। जितना पहले था उतना थोड़ा ना होगा। अपेंड में आपने कुछ एलिमेंट अपेंड कर दिया, आपने 4-10 एलिमेंट अपेंड कर दिए, अब लिस्ट इनिशियल पॉइंट पर जितना मेमोरी खा रही थी उतना आप थोड़ी ना, अब तो ज्यादा मेमोरी चाहिए लिस्ट को, तभी तो वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे लिस्ट के अंदर। तो लिस्ट एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका साइज बढ़ सकता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट डायनेमिक मेमोरी लोकेशन से लोकेट होता है, इसका मतलब ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ये रिसाइज हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट, स्टैटिक मेमोरी लोकेशन को उसके नाम से एक्सेस कर सकते हैं, उसके एड्रेस से एक्सेस कर सकते हैं। डायनेमिक मेमोरी लोकेशन को सिर्फ और सिर्फ उसके एड्रेस से एक्सेस कर सकते हैं या उसके रेफरेंस से एक्सेस करते हैं। रेफरेंस एड्रेस का ही एक मॉडिफाइड वर्जन होता है। रेफरेंस एड्रेस का ही एक मॉडिफाइड वर्जन होता है ना, नेटिवली तो एड्रेस ही चलता है। ठीक, तो ये दो डिफरेंस मैंने आपको बताए। जो आप लोग जानते हैं या जो किताबों में लिखा है वो लिखा सही है, लेकिन हम इंटरप्रेट गलत करते हैं। क्या करते हैं, अब देखो, हम अपनी कॉलेज लाइफ में अगर ये क्वेश्चन आ जाए 5 नंबर का लिखने को कि डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक मेमोरी लोकेशन डायनेमिक मेमोरी लोकेशन, हम इन दोनों में से कोई बात नहीं लिखेंगे। और जबकि टेक्निकल पॉइंट्स यही हैं, हम क्या लिख कर आएंगे कॉपी भरने के लिए, स्टैटिक मेमोरी लोकेशन कंपाइल टाइम पे होता है और डायनेमिक मेमोरी लोकेशन रन टाइम पर होता है। इससे ज्यादा झूठ कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने पहले ही आपको एक हेडिंग डाल दिया, रन टाइम मेमोरी। रन टाइम मेमोरी के अंदर ही स्टैटिक मेमोरी लोकेशन होता है और रन टाइम मेमोरी के अंदर ही डायनेमिक मेमोरी लोकेशन होता है। कंपाइल टाइम पर कभी मेमोरी लोकेशन नहीं होता। इमेजिन करो, मैंने सी का प्रोग्राम अपने लैपटॉप पे 10 प्रोग्राम बनाए, 10 के 10 प्रोग्राम कंपाइल कर लिए, तो क्या मेरी रैम के अंदर मेमोरी हमारी कंज्यूम होने लगी? अगर मैं पेन ड्राइव में आपको सी का प्रोग्राम दे दूं तो मुझे मेमोरी देनी चाहिए आपको साथ में, तभी तो आप चला लोगे उसे अपने लैपटॉप पर। बट मैं आपको कभी मेमोरी तो नहीं देता, मैं तो सीधा प्रोग्राम ही देता हूँ ना। फिर आप अपने लैपटॉप पे उसे रन करते हैं तब वो एग्जीक्यूशन हो जाता है। मतलब जब आपने रन किया होगा तो मेमोरी दोबारा लोकेट हुई होगी। दोबारा क्या, पहली बार ही हुई थी। कंपाइल टाइम पर कभी कोई मेमोरी लोकेट नहीं होती। तो किताबों में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, हम गलत समझते हैं। कंपाइल टाइम मेमोरी लोकेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि कंपाइलर को भी पता है कि जब मेमोरी का लोकेशन होगा तो कितने साइज का होगा। अगर कंपाइलर इस बात को जानता है कि साइज कितना है तो उसको कंपाइल टाइम मेमोरी लोकेशन कहते हैं। अब डायनेमिक का तो कंपाइलर को भी नहीं पता कि कितना एलोकेशन होगा, जब जितना मांगोगे उतना दे दिया जाएगा। तो डेट इज, कंपाइलर को नहीं पता है, कोड कंपाइल जब हो रहा था तो उसे नहीं पता है कि रन टाइम पर कितनी मेमोरी मिलेगी, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। कंपाइलर को पता है डायनेमिक रन टाइम पर कितनी मेमोरी मिलेगी, इस बात को कंपाइलर जानता है, लेकिन मिलेगी रन टाइम पर ही स्टैटिक मेमोरी लोकेशन। तो जो कंपाइलर वाला शब्द है वो इस तरह से रिलेट आप करेंगे। अब आते हैं अपने असली पॉइंट पर, गार्बेज कलेक्शन। 10 मिनट मैंने जो खराब करे हैं, वो क्यों खराब करे अपने, उसका आंसर अब आपको मिलने वाला है। गार्बेज कलेक्शन सिर्फ उस मेमोरी का होता है जो डायनेमिकली एलोकेट होती है। कभी भी स्टैटिक मेमोरी का गार्बेज कलेक्शन नहीं होता। अगर मैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपसे कहूं कि सर एक्स की जो मेमोरी है उसको आप डिलीट कर दीजिए, तो नहीं होगी। लेकिन अगर आप बोलो सर मैलॉक से जो मेमोरी लोकेट हुई है उसको डिलीट कर दो, मुझे जरूरत नहीं है, प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, अब मुझे उस मेमोरी की जरूरत नहीं है, मैं फ्री फंक्शन कॉल करूंगा।
तो सी के अंदर एक फ्री नाम का फंक्शन होता है, और फ्री फंक्शन के अंदर जिस मेमोरी को फ्री करना चाहता हूं उस मेमोरी का एड्रेस मैं पास कर दूंगा। बट ध्यान रखना, वो जो एड्रेस होना चाहिए वो डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी का एड्रेस होना चाहिए। ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन हमारा सी में इस मेमोरी को फ्री कर देगी जो आपने डायनेमिकली एलोकेट करी थी, लेकिन इस मेमोरी को आप फ्री हमारा नहीं कर पाएंगे। तो गार्बेज कलेक्शन डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी का होता है। अब हम पाइथन में क्या आते हैं। पाइथन के अंदर अगर हम देखें तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है फ्रॉम डे वन। अगर आपने x इक्वल टू 10 लिखा तो यहाँ पर 10 एक ऑब्जेक्ट है, और x उसका एड्रेस होल्ड करने वाला या रेफरेंस होल्ड करने वाला क्या है, उसका एक हमारा रेफरेंस है। तो हम 10 को एक ऑब्जेक्ट मानेंगे मेमोरी की नजर में, और x इसका रेफरेंस है। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर x इक्वल टू 1.5, तो 1.5 एक ऑब्जेक्ट है मेमोरी के अंदर। अगर मैं लिखता हूं l इक्वल टू समथिंग, तो ये लिस्ट मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसका रेफरेंस l के पास है। ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये तो रेफरेंस होता है। ये बात हम बहुत पहले डिस्कस कई बार कर चुके हैं, अब एक क्लास पूरी खराब कर चुके हैं इस पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पाइथन में इंटीजर, फ्लोट, लिस्ट, टपल, सेट, मैंने अपनी क्लास बनाई, क्लास का नाम मैंने स्टूडेंट कर दिया। अब मैं अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं स्टूडेंट एस, तो मैं इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का गार्बेज कलेक्शन कर सकता हूं। इंटीजर ऑब्जेक्ट का, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, फ्लोट ऑब्जेक्ट, ये सब हमारा गार्बेज कलेक्शन का पार्ट बन सकते हैं। तो गार्बेज वो मेमोरी होती है जो डायनेमिकली एलोकेट हुई थी, स्टैटिक मेमोरी का गार्बेज कलेक्शन नहीं होता। पाइथन में लकीली हर मेमोरी जो आपको दी गई है वो डायनेमिक मेमोरी लोकेशन से ही दी गई है। हर वैल्यू एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज पहले से नहीं पता, जितना मांगोगे उतना दे दिया जाएगा। ब्रेन में लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी आ जाने चाहिए। लिस्ट में जितने एलिमेंट आप रखते जाओगे उतना चलता चला जाएगा। अगर ये फिक्स होता तो लिस्ट कैसे ग्रो हो रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि ये गार्बेज कलेक्शन का प्रोसेस कौन करेगा। सी में प्रोग्रामर करता था। फ्री फंक्शन कॉल करने की जिम्मेदारी प्रोग्रामर की होती थी। अगर प्रोग्रामर ये भूल गया तो ऐसी मेमोरी जो आपने एलोकेट करी थी डायनेमिकली यूजिंग मैलॉक फंक्शन, बट अब आप उसे आगे के कोड में यूज नहीं कर रहे हैं, फिर भी पड़ी रहेगी मेमोरी के अंदर। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम अगर आपको मेमोरी की जरूरत पड़ती है और रैम के अंदर मेमोरी अवेलेबल नहीं है, तो आप खुद फ्री फंक्शन कॉल करके पहले कुछ मेमोरी को फ्री करेंगे सो डैट प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू रखा जा सके। और अगर ऐसी कोई मेमोरी नहीं है जिसको फ्री किया जा सकता हो तो प्रोग्राम आउट ऑफ मेमोरी की वजह से बंद हो जाएगा। तो गार्बेज कलेक्शन हमें क्यों फोकस करना चाहिए, ताकि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन मेरे प्रोग्राम को अगर मेमोरी की जरूरत पड़ रही है तो मैं ऐसी मेमोरी जो डायनेमिकली एलोकेट हुई थी और अब उसका यूज नहीं हो रहा है उसको फ्री करा लूं और प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को आगे चलाता रहूं। हमें ऐसी जरूरत तब पड़ेगी जब आपको मैं डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई पढ़ाऊंगा। वहां पर हमारे पास इतना ज्यादा डेटा होता है कि रैम के अंदर मुझे डेटा को लाने के लिए 4 GB रैम की जरूरत पड़ती है। एट ए टाइम 4 GB रैम मुझे चाहिए होगी। तो अब बहुत से लोगों को लैपटॉप में टोटल 4 GB होगी, सिर्फ पाइथन प्रोग्राम को 4 GB कहाँ से दे दें। तो इतना बड़ा डेटा आप अपने लैपटॉप पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। उस डेटा को फिर आप क्या करेंगे, आधा डेटा में कन्वर्ट कर लो, है ना, उसके बाद फिर आप अपने लैपटॉप पर चला सकते हैं। बहरहाल अगर इनिशियली आपके रैम में डेटा लोड हो गया बट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अब मेमोरी की जरूरत पड़ रही है तो आप गार्बेज कलेक्शन जानते हैं तो शायद कुछ हद तक प्रोग्राम को टर्मिनेट होने से बचा पाए। गारंटी नहीं बचाई लोगे, हो सकता है बचा पाए, ठीक है। अब इस काम को पाइथन, जावा और डॉट नेट, इन तीनों लैंग्वेज ने खुद कर दिया। प्रोग्रामर से कहा प्रोग्रामर आप रहने दो, आपके पास वैसे ही बहुत सारा काम है, लॉजिक लिखोगे और आप मेमोरी को भी देखोगे तो आपका बर्डन बढ़ जाएगा। सी ये नहीं सोचती, सी प्रोग्रामर से कहती है आपको ही इस कोड को लिखना होगा। जावा, डॉट नेट, पाइथन ये लैंग्वेजेस कहती हैं प्रोग्रामर आप फ्री हो, आप रहने दो, हम खुद करवा देंगे अपने इंटरप्रेटर से, अपने जेबीएम से, अपने सीएलआर से, या जो हमारा एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट है
जो भी नाम है उसका, वो हमारा खुद इसको टेक केयर करेगा। इसीलिए गार्बेज कलेक्शन वर्ड से पहले एक वर्ड ऐड कर दिया गया ए। ए का मतलब होता है यहाँ पर ऑटोमेटिक। तो पाइथन में गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है। अगर मैं टॉपिक आपको ना भी पढ़ाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। बहुत सी चीजें हैं जो ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक का मतलब यहाँ पर हो गया प्रोग्रामर को नहीं करनी, अपने आप इंटरप्रेटर करता रहेगा, जो होना होगा अपने आप इंटरप्रेटर करता रहेगा। बट एक पार्ट है जिसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये कैसे होता है इसको हमें एक बार समझना होगा। तो हमारे पास एक पाइथन के अंदर मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल का नाम है जीसी। जीसी मॉड्यूल के थ्रू हम गार्बेज कलेक्शन के साथ कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं। गार्बेज कलेक्शन एक प्रोसेस का नाम होता है। इसको करने के लिए गार्बेज कलेक्टर एक कंपोनेंट होता है इंटरप्रेटर के अंदर ही। तो जो जीसी मॉड्यूल है ये गार्बेज कलेक्टर के साथ हमारा कम्युनिकेशन कराता है। तो अब अगर मुझे ये चेक करना है कि अभी जो मेरा इंटरप्रेटर है मेरे कोड को रन कराएगा या करा रहा है, क्या उसमें ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है, तो कैसे चेक करेंगे। इस जीसी मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन होता है जिसका नाम है इज इनेबल्ड। इज इनेबल्ड इज इनेबल्ड फंक्शन हमें ट्रू वापस कर रहा है। इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन इनेबल्ड है। आपको अपना लिस्ट, टपल, सेट, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट बनाने हैं बनाओ। गार्बेज कलेक्टर को जब लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट प्रोग्रामर के काम का नहीं रहा अब, तो गार्बेज कलेक्टर उसको मेमोरी से अपने आप फ्री कर देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये काम हो गया। लेकिन मेक श्योर कि ऐसा तभी होगा, गार्बेज कलेक्टर कह रहा है कि ऐसा मैं तभी करूंगा जब आपके लिए वो ऑब्जेक्ट किसी काम का नहीं है। तो अब वो कैसे डिसाइड कर रहा है गार्बेज कलेक्टर कि ये ऑब्जेक्ट मेरे काम का है या नहीं, वो अभी हम सीखेंगे। और अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन को इनेबल कर दिया। अब अगर मैंने ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन को इनेबल करा है, इसका मतलब है कि अभी भी गार्बेज कलेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन अब मुझे कहना पड़ेगा इंटरप्रेटर से, इंटरप्रेटर आओ चलो गार्बेज कलेक्शन करो। क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक वाले को डिसेबल अगर मैं कर दूं तो कैसे करोगे, जीसी डॉट डिसेबल। तो डिसेबल नाम के फंक्शन से मैंने क्या कर दिया, गार्बेज कलेक्शन डिसेबल नहीं कराए, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन डिसेबल कराए। अब मुझे मैनुअली फिर इंटरप्रेटर से कहना पड़ेगा कि इंटरप्रेटर आओ चलो गार्बेज कलेक्शन करो, फिर वो चलेगा। ये सही नहीं है ना। आप गार्बेज कलेक्शन को ये मत कहो कि अब चलो या तब चलो, वो खुद देखेगा कि कब उसे चलना चाहिए कब नहीं चलना चाहिए। तो ये एक अच्छा एक अप्रोच नहीं होता है कि आप ऑटोमेटिक को डिसेबल कर कर मैनुअली फिर करना शुरू कर दो। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको फिर से इनेबल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जीसी डॉट इनेबल। तो इनेबल और डिसेबल ध्यान से सुनना, गार्बेज कलेक्शन को इनेबल डिसेबल नहीं करते, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन को इनेबल डिसेबल करते हैं। आप मैनुअली अब कर सकते थे, लेकिन इनेबल करने के बाद फिर से ऑटोमेटिक पर आ गया, अपने आप करता रहा। अब कैसे गार्बेज कलेक्टर डिसाइड करता है कि ये ऑब्जेक्ट काम का है या नहीं है, समझते हैं। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई और क्लास का नाम टेस्ट कर दिया। सिंपली इसी पॉइंट को मुझे सिखाना है ना, बहुत ज्यादा कोई हैवी कोड नहीं कर रहा। मैंने टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया टी नाम से। अब हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा, सही शब्दों को बोलना होगा। क्या टी एक ऑब्जेक्ट, हमने कहा नहीं, ऑब्जेक्ट का तो नाम ही नहीं होता है। ऑब्जेक्ट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से एलोकेट हुई एक मेमोरी को कहते हैं, एक बफर को कहते हैं, जिसका कोई नाम नहीं होता। और इस मेमोरी का जो एड्रेस होगा वो टी के पास होगा, या इसका रेफरेंस होगा वो टी के पास होगा। तो टी इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, अब हमारा ये जो टेस्ट ऑब्जेक्ट है ये मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है, ये रहा। और इसका रेफरेंस है टी। अब आप इस टी के थ्रू इस ऑब्जेक्ट तक पहुंच सकते हैं। कोई और रास्ता, हमने कहा कोई और रास्ता बिल्कुल नहीं है। ये ऑब्जेक्ट तक पहुंचने का एक ही रास्ता है टी। अगर ये टी मैंने खो दिया
किसी भी तरह से अगर ये टी खो गया मुझसे, तो फिर इस ऑब्जेक्ट तक पहुंच नहीं सकता मेरा कोड। अब मैं इसे खो देता हूं। कैसे खोगे आप इसे? अगर मैं टी को यहां पर कर दूं 10, तो अब इसका मतलब क्या है? अब टी से आप क्या कह रहे हो कि टेस्ट ऑब्जेक्ट को रेफर ना करके अब किसको रेफर करो? इंटीजर ऑब्जेक्ट 10 को रेफर करो। तो यहां पर हमने क्या करा, अब जो 10 है इंटीजर ऑब्जेक्ट, टी से कहा इसे छोड़ो, अब यहां आ जाओ। इस लाइन के बाद ये जो ऑब्जेक्ट होगा जो मेमोरी में ये है, आप अपने प्रोग्राम में कैसे यूज करोगे? क्योंकि इस तक पहुंचने का एक ही रास्ता था। वो रास्ता क्या था? ये। और ये आपने खो दिया क्योंकि आपने इसको किसी और को असाइन करा दिया। अब इससे आप कह रहे हो इस टेस्ट ऑब्जेक्ट को छोड़कर इस इंटीजर 10 को रेफर करो। ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये गार्बेज कलेक्टर मार्क कर लेगा, टिक लगा लेगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कि ये एलिजिबल हो गया गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस के लिए। शब्दों को ध्यान से सुनेंगे। गार्बेज कलेक्टर ने इसको मार्क कर लिया किस बात के लिए? एलिजिबल हो गया गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस के लिए। अभी इसको डिलीट नहीं करा है, अभी गार्बेज कलेक्टर इंतजार में है। हो सकता है और भी ऑब्जेक्ट आए जो आगे हमारे गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाए। तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट सब हो जाएंगे तो फिर एक साथ सबको हमारा मेमोरी से फ्री करके जाएगा। यानी कि गार्बेज कलेक्टर कोशिश करता है कि अगर जैसे ही कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट एलिजिबल हो गया है गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस के लिए, मतलब उसको फ्री होने के लिए वो तैयार है, तो गार्बेज कलेक्टर तुरंत उसको आते ही फ्री करने की कोशिश नहीं करता, इंतजार करता है कि अभी और भी हो सकता है कोड आगे बढ़े तो और ऑब्जेक्ट मिले ऐसे। तो जब 3 4 5 इकट्ठे हो जाएंगे तब एक साथ सबको फ्री करके चला जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। जब गार्बेज कलेक्शन चलता है तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको पॉज कर दिया जाता है। मेरे प्रोग्राम के अगर और भी चीजों का एग्जीक्यूशन हो रहा है वो सब रोक दिया जाएगा और पूरा का पूरा इंटरप्रेटर अपना फोकस शिफ्ट कर देता है किस पर? गार्बेज कलेक्शन के ऊपर। जितनी भी पावर इंटरप्रेटर की है वो पूरी गार्बेज कलेक्शन को दे दी जाती है, इसीलिए हमारा एग्जीक्यूशन स्लो हो जाता है। तो गार्बेज कलेक्टर से कहते हैं कि भाई जैसे ही कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट एलिजिबल हो चलना मत, इंतजार करना, कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखना। ठीक है। तो इस तरह से गार्बेज कलेक्टर गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस में वो ऑब्जेक्ट जो अनरीचेबल हैं, अनरीचेबल का मतलब है जिनका कोई भी रेफरेंस वेरिएबल नहीं बचा, जिनको एक्सेस करने के सारे रास्ते अब बंद हो चुके हैं प्रोग्राम में, ऐसे ऑब्जेक्ट को वो हमारा मार्क कर लेता है गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस के लिए। और जब वो प्रोसेस करेगा ऐसे ऑब्जेक्ट को मेमोरी से फ्री कर देगा। तो ये प्रोसेस हमारा गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस कहलाता है। अब देखो इसको हम चलता हुआ कैसे देख पाएंगे कि ऐसा होता भी है कि नहीं होता है? तो उसके लिए हमें कुछ चीजें हैं जो बताएगी। पहला, किसी भी ऑब्जेक्ट को गार्बेज कलेक्टर एलिजिबल तब मानता है जब उसका रेफरेंस किसी और को दे दो। दूसरा, उसके रेफरेंस में नन असाइन कर दो। तीसरा, उसके रेफरेंस को डिलीट कर दो। अगर इन तीनों में से कोई भी एक इवेंट हो जाता है तो वो ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाता है। मैं एक एक करके करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर अभी ये वाला यूज करा, मैंने टी इक्वल टू नन कर दिया, तो ये टेस्ट ऑब्जेक्ट एलिजिबल हो गया गार्बेज कलेक्शन के लिए। अब नहीं पता गार्बेज कलेक्शन तुरंत हो जाएगा या वेट किया जाएगा, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारा बैकग्राउंड एक्टिविटी है, हमारे हाथ में नहीं है, जब होगी तब होगी। तो अब इसको मैंने रन कराया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि गार्बेज कलेक्शन इसका हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया गया कि जब भी गार्बेज कलेक्टर किसी ऑब्जेक्ट को गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस से फ्री करता है तो उसके ऊपर डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करता है। अब जब ऑब्जेक्ट को बनाया गया था तब मैंने आपको पढ़ाया था एक वर्ड कंस्ट्रक्टर। ऑब्जेक्ट के बनते ही ऑब्जेक्ट पर कंस्ट्रक्टर चलता है। इसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्शन की वजह से
फ्री हो रहा है मेमोरी से, तो उसके ऊपर डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। वो डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्लास में लिखा हुआ है। अगर मैं अपनी क्लास में ओवरराइड कर दूं तो जो मैं उसमें लिख दूंगा वो काम कर दिया जाएगा। कब? जब ऑब्जेक्ट मेमोरी से डिलीट किया जा रहा है। उस डिस्ट्रक्टर का नाम होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर डेल अंडरस्कोर अंडरस्कोर। जैसे कंस्ट्रक्टर का नाम होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इसी तरह से डिस्ट्रक्टर का नाम होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर डेल अंडरस्कोर अंडरस्कोर। और जो ऑब्जेक्ट अभी मेमोरी से डिलीट होने जा रहा है वो सेल्फ में आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए मैंने कुछ भी लिख दिया। ठीक है, तो अगर इस टेस्ट ऑब्जेक्ट का इस लाइन की वजह से गार्बेज कलेक्शन हुआ तो गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस में ऑब्जेक्ट पर डिस्ट्रक्टर चलाया जाता है। तो ये डिस्ट्रक्टर चलता हुआ नजर आएगा, चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट इस लाइन की वजह से डिलीट हुआ। अब मान लो ये लाइन में हटा दूं, ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ऑब्जेक्ट पर डिस्ट्रक्टर अब चलेगा। हमने कहा क्यों चलेगा, ऑब्जेक्ट लाइव है। लाइव ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया रीचेबल ऑब्जेक्ट, जिस तक पहुंचा जा सके। तो मैं टी के थ्रू यहां पहुंच सकता हूं। इस पर गार्बेज कलेक्शन नहीं होगा। गार्बेज कलेक्शन नहीं हुआ तो ये डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट नहीं कराएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस प्रोसेस को मैंने यहाँ पर टी इक्वल टू नन करके आपको दिखाया और गार्बेज कलेक्शन चला। अब कॉपी करके पेस्ट करते हैं और यहां पर मैंने नन की जगह पर ये 2 बार इसलिए चला, एक प्रीवियस एग्जीक्यूशन की मेमोरी फ्री हुई होगी। ठीक है, इस वजह से। तो अब मैंने यहाँ पर टी इक्वल टू टेस्ट करा और मैंने कर दिया डेल टी। तो इस वजह से हमने इसका रेफरेंस वेरिएबल खत्म कर दिया। अब जब ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल आप खत्म कर दोगे तो ऑब्जेक्ट तो अनरीचेबल हो गया। अब वो कभी भी हमारा क्या हो सकता है, मेमोरी से अनरीचेबल हो सकता है। हाँ भाई रवि राय, बताओ क्या समस्या है। सर टेस्ट जो ऑब्जेक्ट है तो टी का डिफरेंस दिया है और टी में फिर हम लोग दिए नन। तो नन, अब क्या आप बताए कि नन जो है नन खुद गार्बेज कलेक्टर। क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो, समझ नहीं आया। सर टेस्ट जो ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस टी में है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग अपडेट किए, नन डाल दिए उसमें। हम्म। तो अभी आप बताए थे नन डेल, और मतलब कि अगर अपडेट करेंगे तो वो गार्बेज में चला जाएगा, ये चीज बताए थे आप। तो ये सर बाय बाय इसलिए प्रिंट हुआ होगा कि नन भी गार्बेज है। मैं इस कर्नल को रीस्टार्ट करके दोबारा चलाता हूँ, है ना। ये कर्नल की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। अब मैं इसको रन कराता हूँ, ये मेरा रन होगा, ये आ गया। ठीक है, आप बताओ क्या पूछ रहे हो। सर नहीं सर, हमको कंफ्यूजन ये था कि आप बताए थे नन भी गार्बेज में जाता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नन का गार्बेज कलेक्शन यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। और अगर मैं इस तरह से कोड लिख रहा हूँ, डेल कर रहा हूँ, तब भी गार्बेज कलेक्शन होता है। और तीसरा, अगर मैं इस रेफरेंस को किसी और ऑब्जेक्ट को दे दूं, चाहे इंटीजर को दूं, चाहे एक और टेस्ट ऑब्जेक्ट बनाया, तो अब ये जो टी है ये दूसरा वाला टेस्ट ऑब्जेक्ट रेफर कर रहा है, पहला वाला नहीं। अगर ऐसा है तो ये ऑब्जेक्ट फिर एलिजिबल हो गया गार्बेज कलेक्शन के लिए। तो इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्शन के लिए 3 तरह से एलिजिबल होता है और तीनों तरह में एक ही बात कॉमन है। ठीक है, क्या कॉमन है कि ऑब्जेक्ट के सारे रेफरेंस खत्म हो चुके हैं। अब मैं एक कोड बना रहा हूं, आप बताएंगे कि वो गार्बेज कलेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट एलिजिबल है या नहीं है। हाँ जी, अब बताओ, जो टेस्ट ऑब्जेक्ट बनाए, जब मैं डेल टी1 करूंगा तो गार्बेज कलेक्शन इसका होगा या नहीं होगा। होगा सर। नहीं सर, बताए T2 करेंगे तब। जी। T2 करेंगे
तो इससे दो तरीके से हो सकता है। नहीं होगा। अभी जो कोड लिखा हुआ है, इस कोड में गार्बेज कलेक्शन होगा या नहीं होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का? सर T1 का हो सकता है। होगा सर, T1 का ही T1 का होगा सर, T1 का सर। T1 बस। हाँ सर T1 का होगा। मन भी नहीं कर रहा पढ़ाने सर का। नहीं होगा। कह रहे हो समझ नहीं आ रहा, मतलब जो आप आंसर दे रहे हो ना, उस आंसर में तो यही नहीं पता चल रहा है नहीं कि होगा आपने बुक पढ़ी भी है कि नहीं पढ़ी है। सर नहीं होगा। सर नहीं होगा। आप अभी भी ये कह रहे हो कि T1 एक ऑब्जेक्ट और T2 एक ऑब्जेक्ट है। सर भाई, नहीं होगा प्रोग्राम क्योंकि में- जो अरे छोड़ो यार, ये बताओ इस प्रोग्राम में कितने ऑब्जेक्ट हैं? एक ऑब्जेक्ट है सर, 3 लाइन के कोड में कितने ऑब्जेक्ट बने हैं? 1 या 2 या 3? एक ऑब्जेक्ट एक बना सर। एक ऑब्जेक्ट है सर। एक एक ऑब्जेक्ट बना है सर। उसकी जो पहला ऑब्जेक्ट बना था उसकी वैल्यू हमने दूसरे रेफरेंस में रखी है। दूसरा एक रेफरेंस बनाए, उस एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पहले T1 में था, अब T2 के अंदर भी वही रेफरेंस आ गया, यानी T2 इसको रेफर करने लगा। अब जब मैंने यहाँ पे डेल T1 करा, तो क्या ये स्टेटमेंट एक लॉजिकल स्टेटमेंट है? जैसे T1 ऑब्जेक्ट का गार्बेज कलेक्शन हो गया, तो आप तो T1 को एक ऑब्जेक्ट मान रहे हो ना, फिर क्या ये T1 ऑब्जेक्ट है? नहीं भाई, T1 एक ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा था। ठीक है, गार्बेज कलेक्शन रेफरेंस वेरिएबल का नहीं होता है, गार्बेज कलेक्शन ऑब्जेक्ट का होता है। गार्बेज कलेक्शन रेफरेंस वेरिएबल का नहीं होता, गार्बेज कलेक्शन ऑब्जेक्ट का होता है ना। तो अब जब मैं यहाँ पर डेल T1 करूंगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है कि T1 का गार्बेज कलेक्शन हो गया। T1 तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। T1 जिस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा था उसका गार्बेज कलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि T1 आपने मेमोरी से डिलीट कर दिया। लेकिन जिस ऑब्जेक्ट को T1 रेफर कर रहा था उसको अभी भी कौन रेफर कर रहा है? हमारा T2। यानी कि ये ऑब्जेक्ट अभी भी रीचेबल है, प्रोग्राम में इस तक पहुंचा जा सकता है, वाया T2 इस तक अभी भी पहुंचा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई गार्बेज कलेक्शन नहीं होगा और ये डिस्ट्रक्टर चलता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। एक बार देख लेते, कुछ नहीं चला, कोई डिस्ट्रक्टर नहीं चला। चलिए, अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन पर गार्बेज कलेक्शन कभी नहीं चलता, चाहे वो अनरीचेबल हो जाएं, चाहे वो रीचेबल रहें या ना रहें। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स पर गार्बेज कलेक्शन नहीं होता। अगर मैं यहां लिख दूं i = 10, तो मेमोरी में 10 एक ऑब्जेक्ट बन गया, ये 10 ऑब्जेक्ट है और i इसको रेफर कर रहा है। और अगर मैं लिख दूं यहाँ पर i = 20, तो डेफिनेटली 20 एक नया ऑब्जेक्ट होगा मेमोरी के अंदर, और जो j है, सॉरी जो i है, अब वो i इसको रेफर ना करके इसको रेफर करेगा। तो अब आप ये नहीं बोलेंगे कि ये जो इंटीजर ऑब्जेक्ट 10 था ये गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो गया, नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि पाइथन में इंटीजर इम्यूटेबल होता है, तो जितने भी इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका गार्बेज कलेक्शन नहीं होता। जितने भी इम्यूटेबल टाइप होते हैं, अब टाइप को मैं ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, जितने भी इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होते हैं उनका कोई गार्बेज कलेक्शन नहीं होता। इंट किस किस का नहीं होता, नाम लेके बता देते हैं। इंट का नहीं होता, फ्लोट का नहीं होता, बूल का नहीं होता, टपल का नहीं होता। जितने भी इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं इनका गार्बेज कलेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये शेयरेबल होते हैं। अगर अभी ये मेमोरी में किसी से रेफर नहीं हो रहे हैं तो फ्यूचर में हो सकता है कोई आ जाए z = 10, तो z को यही 10 दे देंगे। अगर हमने इसको डिलीट करा फिर बनाना पड़ेगा नया। तो जितने इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं उनका गार्बेज कलेक्शन नहीं होता। अदरवाइज किसी भी ऑब्जेक्ट का गार्बेज कलेक्शन होता है जिस प्रोसेस में डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। जिस तरह से ऑब्जेक्ट के बनते ही आप ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हो, इनिशियली ऑब्जेक्ट के साथ कोई एक्टिविटी करना चाहते हो, ऑपरेशन करना चाहते हो, कंस्ट्रक्टर से कर सकते हो। उसी तरह से ऑब्जेक्ट जा रहा है, विदा हो रहा है मेमोरी के अंदर से, तो उसे अगर आप कुछ लास्ट टाइम पर कुछ कराना चाहते हो, कहते हैं ना आखिरी इच्छा बताओ अपनी, तो जो भी आखिरी बार ऑब्जेक्ट से काम करवाना है वो आप डिस्ट्रक्टर के थ्रू करा सकते हैं। इंडस्ट्री के अंदर, प्रोफेशनल कोडिंग के अंदर किस तरह का काम
डिस्ट्रक्टर के अंदर किया जाता है, रिसोर्स को फ्री करने वाला। मान लीजिए मैंने टेस्ट ऑब्जेक्ट बनाया और टेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, उस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने उसको एक फाइल का कनेक्शन दे दिया। अब ऑब्जेक्ट जा रहा है, फाइल को छोड़कर जाए। मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर ऑब्जेक्ट को डेटाबेस का कनेक्शन दिया, अब ऑब्जेक्ट जा रहा है, कनेक्शन को फ्री करके जाए। तो जनरली डिस्ट्रक्टर का पर्पस होता है जो चीजें कंस्ट्रक्टर से हमने ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियलाइज करी थी उनको फ्री करके जाए। ये जनरली प्रोफेशनल कोडिंग के अंदर डिस्ट्रक्टर के लिए हम यूज करते हैं। अदरवाइज सब हमारे लिए बिहाइंड द सीन इंटरप्रेटर करके दे रहा है। नॉर्मल कोडिंग में इसकी कोई जरूरत हमारे लिए नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा गार्बेज कलेक्शन का हो जाता है। सिर्फ समझने वाला टॉपिक था। एज ए प्रोग्रामर हमें इसमें कुछ भी करने की खास जरूरत नहीं होती। अब पता नहीं मेरे मन में डाउट आ रहा है, मैं आपको पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं। चलो, पढ़ाना तो ही कोर्स का पार्ट है। तो इंटरव्यू के अंदर पूछा गया था कि जो पाइथन की लिस्ट होती है, इस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब कंटीजियस मेमोरी में होते हैं। मान लो लिस्ट में 10 है, स्ट्रिंग टाइप का कोई हमारा है, एक फ्लोट टाइप का है, तो सब अलग अलग टाइप की वैल्यूज यहाँ आ सकती हैं। क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर ये पूछा गया था कि अगर लिस्ट के अंदर ये सारी वैल्यूज इस तरह के अरेंजमेंट में रखी जाती हैं तो इंडिविजुअल वैल्यू का मेमोरी कंजप्शन कितना होगा, इक्वल होगा, अनइक्वल होगा। इंडिविजुअल एलिमेंट जो मेमोरी कंज्यूम कर रहा है लिस्ट के अंदर, वो हमारा इक्वल मेमोरी कंज्यूम कर रहा होगा या अनइक्वल मेमोरी कंज्यूम कर रहा होगा। बताओ भाई। सर अनइक्वल होगा। दोनों ही कंडीशन लग सर रही है। अनइक्वल होगा। अनइक्वल ही होगा। हाँ, इसलिए क्योंकि भाई लिस्ट के अंदर आप कुछ भी रख सकते हो। आपने लिस्ट के अंदर यहाँ रखा, मान लीजिए 10, अब 10 का मेमोरी साइज जितना है उतनी मेमोरी आ जाएगी। फिर रखा आपने ये, अब इसको मेमोरी एलोकेट जब होगी तो इसका अलग मेमोरी कंजप्शन होगा। स्ट्रिंग का मेमोरी कंजप्शन अलग होता है, तो हर किसी का मेमोरी कंजप्शन अपना अलग अलग होता है। इसीलिए लिस्ट के अंदर जब मेमोरी ब्लॉक बनेंगे तो हर मेमोरी ब्लॉक का मेमोरी साइज अलग अलग होगा। अब अगर हम मेमोरी ब्लॉक एक लिस्ट के अंदर एलोकेट करते हैं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक मेमोरी ब्लॉक का साइज मान लीजिए 2 बाइट्स है और उसी लिस्ट के अंदर दूसरा जो एलिमेंट है उसका मेमोरी कंजप्शन 8 बाइट्स है और तीसरे वाले का मान लीजिए 0.5 बाइट्स है ना, और एक हमारा 3 बाइट ले रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे वो एरे का कॉन्सेप्ट हो, चाहे लिंक लिस्ट हो, चाहे आपकी पाइथन की लिस्ट हो, चाहे सेट हो, चाहे टपल हो, ये इम्पॉसिबल है। कभी भी लिस्ट के अंदर जो मेमोरी ब्लॉक्स बनते हैं वो अनइक्वल साइज के नहीं हो सकते, हमेशा इक्वल साइज के ही होंगे। ठीक है, तो अब सीधा क्वेश्चन ये है कि लिस्ट फिर इंटरनल मेमोरी में कैसे हमारा इन एलिमेंट्स को स्टोर कर लेती है, क्योंकि ये तो डेफिनेट है कि कोई वैल्यू छोटी है तो उसका मेमोरी कंजप्शन कम होगा, कोई बड़ी है तो उसका बड़ा होगा, कोई छोटी है तो उसका छोटा होगा। कोई लॉजिकली आंसर देना चाहेगा इसका कि लिस्ट के अंदर हमारे अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स अलग वैल्यूज को कंज्यूम करेंगे और सर फिर भी वैल्यूज को अलग अलग जगह स्टोर किया जाता है और उसका रेफरेंस लिस्ट के अंदर रखा जाता होगा। एग्जैक्टली। अब इस पॉइंट को एक रियल टाइम एनालॉजी से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये एक नोएडा का सेक्टर 16 है और इस सेक्टर 16 में एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का जो एरिया है वो इतना है। ठीक है, और एक दूसरी बिल्डिंग है जिसका एरिया इतना है, ज्यादा स्क्वायर फीट की है, और एक बिल्डिंग है जिसका एरिया इतना है। अब अथॉरिटी वाले आते हैं और सेक्टर 16 में मान लो ये ब्लॉक नंबर ए है। अब इसमें जितनी बिल्डिंग है हर बिल्डिंग को एड्रेस देना है।
तो क्या बोलेंगे, सेक्टर 16 ब्लॉक ए बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2, बिल्डिंग नंबर 3, ऐसे करके देते चले जाएंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे ना अथॉरिटी वाले कि इसका एरिया ज्यादा है तो चलो इसको एड्रेस 22 दे देते हैं, ज्यादा बड़ा नंबर देते हैं। नहीं भाई, आपकी बिल्डिंग का एरिया कितना है इस बात से अथॉरिटी अपने एड्रेस को कम ज्यादा नहीं करेगी। जितना एड्रेस में मटेरियल इस को यूज करने में लगा है उतना ही आपके लिए लगेगा, उतना ही इसके लिए लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम पाइथन की लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट में जो 10 है इसको कहीं अलग रखते हैं। अब 10 जितना मेमोरी खाना चाहता है खा ले, लेकिन इसका जो एड्रेस होगा वो हमारा सेम साइज का होगा। अगर कोई दूसरी मेमोरी है उसका कंजप्शन ज्यादा है, मान लो ये वाली मेमोरी है, अब इसका मेमोरी कंजप्शन ज्यादा है तो क्या इसका एड्रेस का साइज बड़ा होगा? अरे नहीं भाई, इसका एड्रेस भी उतना ही होगा। मान लो ये 2000 का, इतनी डिजिट का होगा, 4 डिजिट का एड्रेस इसका होगा, 4 ही डिजिट का इतना होगा। अब यहाँ पर हाई आ गया तो हाई का एड्रेस भी उतनी डिजिट का होगा, क्योंकि ये सब एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है। ऐसा तो है नहीं एक विंडोज में एक लाइनेक्स में, सब एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एड्रेस का साइज स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो अब इसका साइज मान लो 3000 हो गया। अब लिस्ट क्या करती है, बेसिकली एक्चुअल एलिमेंट को स्टोर ही नहीं करती। वो क्या करती है, हर ब्लॉक का साइज उतना बनेगा जितना ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एड्रेस का साइज होता है, क्योंकि यहां पर क्या स्टोर होगा, इन सारी वैल्यूज जहां पर एलोकेट हुई हैं उनके एड्रेस स्टोर होंगे। तो ये यहां पर इसको रेफर कर रहा होगा, ये इसको रेफर कर रहा होगा, ये इसको रेफर कर रहा होगा, ऐसे करके ये चीजें हमारे यहाँ पर रेफर कर रही होंगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं, इस तरह से उस क्वेश्चन का आंसर इंटरव्यू में दिया जा सकता है कि पाइथन की लिस्ट एक्चुअल में एलिमेंट्स स्टोर करती ही नहीं है, इसी वजह से वो अलग अलग टाइप के एलिमेंट को रख सकती है, क्योंकि अलग अलग टाइप के एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस तो इंटीजर ही होगा। तो नेटिवली अगर मैं बोलूं तो पाइथन की लिस्ट बेसिकली एक एरे होता है इंटीजर का, क्योंकि हर इंटीजर एक एड्रेस को रिप्रेजेंट हमारा कर रहा होता है। ठीक, चलिए अब आखिरी काम आज की क्लास का, ठीक है, और उसमें जितना समय लगेगा उतना लगा देंगे। लॉजिकल क्वेश्चन है, इंटरव्यू के अंदर पूछा गया था, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जावा और .NET बैकग्राउंड से हैं, उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन है स्पेशली। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई और इस क्लास का नाम एम्प्लॉय कर दिया। इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय की सैलरी और एम्प्लॉय का मैंने यहाँ पर नेम दे दिया। ये पैरामीटर के नेम है और इन्हीं नाम से मैंने ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर बना दिए। सेल्फ डॉट आईडी इक्वल टू आईडी, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट सैलरी इक्वल टू सैलरी। अब मैंने इस क्लास के कुछ ऑब्जेक्ट बनाए, एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए। E1 इक्वल टू एम्प्लॉय और आईडी कर दी 105, सैलरी कर दी 5000 रुपये और नेम कर दिया सोनू। एक दूसरा एम्प्लॉय है E2 और इस दूसरे एम्प्लॉय की आईडी कर दी मैंने 102 और इसकी सैलरी है मान लीजिए 7000 और इसका जो नाम है वो है मान लीजिए मोनू। E3 एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाया और इसकी जो एम्प्लॉय आईडी है वो कर दी मैंने 501, इसकी सैलरी कर दी मान लीजिए मैंने 4000 और इसका नाम कर दिया मैंने चिंटू या पिंटू कर दिया। ठीक है, अब खेल शुरू होता है। मैंने लिस्ट बनानी है। आप लिस्ट में इंटीजर, फ्लोट, टपल, सॉरी स्ट्रिंग ये सब रखते आए हैं, ये सब ऑब्जेक्ट होते हैं। तो क्या मैं अपनी खुद की कस्टम क्लास के ऑब्जेक्ट रख सकता हूँ? क्या लिस्ट में एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट आ सकते हैं? टेक्निकली तो बिल्कुल आएंगे। लिस्ट में ऑब्जेक्ट आते हैं, इंटीजर, फ्लोट सब ऑब्जेक्ट ही तो थे, तो अपनी एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट रख दो, क्या दिक्कत है? पहला क्वेश्चन, अगर मैं इस लिस्ट को प्रिंट कराऊंगा
L, तो ये क्या प्रिंट हो गया अजीब से। अगर मैं इसमें इंट फ्लोट स्ट्रिंग रख देता तो ये बड़ा रीडेबल मुझे यहाँ पर नजर आता, रीडेबल नजर नहीं आएगा। इसका आंसर क्या दें कि जब लिस्ट में मैं अपनी एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट को रखूं और मैं लिस्ट को प्रिंट कराऊं तो लिस्ट एक रीडेबल आउटपुट दे, तो मुझे कहाँ पे जाके क्या चेंज करना है, लिस्ट में जाके चेंज करूं या एम्प्लॉय क्लास में जाके कुछ करके आऊं। भाई इन्हीं दो जगह कुछ करना होगा, या तो लिस्ट में कुछ करके आना पड़ेगा या फिर एम्प्लॉय क्लास में करके आना पड़ेगा। और ये बड़ा क्वाइट ऑब्वियस लग रहा है कि लिस्ट में तो शायद जाकर चेंज मुझे नहीं करके आना पड़ेगा, जो भी करना है एम्प्लॉय क्लास में करना है। अब जब मैं अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट को खुद प्रिंट करता हूं तो ऑब्जेक्ट पर str मेथड एग्जीक्यूट होता है। और अगर मेरी, हाँ और सुनो आगे सुनो, अगर मेरी क्लास के ऑब्जेक्ट को मैं खुद प्रिंट करता हूं, मैंने लिखा यहां पर प्रिंट E1, तो ये एड्रेस प्रिंट कर दिया भाई जो आ रहा था। अब अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को रीडेबल फॉर्म में लाना चाहता हूं तो मुझे उस क्लास में, जिस क्लास का वो ऑब्जेक्ट है, str मेथड ओवरराइड करना होता है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर str अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और यहां से जो भी मैं रिप्रेजेंटेशन दूंगा, सेल्फ ऑब्जेक्ट वही होता है जिसको प्रिंट किया जा रहा था, तो जो भी आप यहां से रिटर्न करेंगे रिप्रेजेंटेशन वो आपका हो जाएगा। मान लीजिए मैंने एक बढ़िया से एफ स्ट्रिंग लगाकर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जो भी ऑब्जेक्ट प्रिंट होने आया है उसकी आईडी प्रिंट करा दो, कॉमा उसकी सैलरी प्रिंट करा दो, कॉमा उसका नेम प्रिंट करा दो। ठीक है, कर देते हैं और यहाँ पर ये चलाते हैं। इवन ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा तो अपने बारे में बता देगा, मेरी आईडी है, सैलरी है। तो मैं इसको थोड़ा और रीडेबल, आईडी इक्वल टू ऐसे करूँ, आईडी जब आप अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उस पर अंडरस्कोर str चलते आते हैं, तो इसको चलिए अब मैंने बनाए हैं मेरी क्लास के ऑब्जेक्ट लिस्ट में, टपल में, सेट में, फ्रोजन सेट में, डिक्शनरी में जाते हैं, तो ये मेरी क्लास के ऑब्जेक्ट को जब प्रिंट करते हैं तो str मेथड का इस्तेमाल नहीं करते। प्रिंट फंक्शन जब मैं डायरेक्टली अपने ऑब्जेक्ट पे यूज करूंगा तो ये str मेथड यूज करता है, बट लिस्ट टपल सेट के थ्रू जब मेरे ऑब्जेक्ट्स प्रिंट होते हैं मेरी क्लास के तो वो इस str मेथड का यूज ना करके एक दूसरे मेथड का यूज करते हैं जिसका नाम होता है REPR। REPR मतलब रिप्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन, इसको समझ सकते हैं। तो इस मेथड को आप ओवरराइड करेंगे तो लिस्ट टपल सेट आपके वाले ऑब्जेक्ट को जब प्रिंट करते हैं तो इंटरनली इस मेथड का यूज करते हैं। अब देखो ये आपका आ गया, ये पहला ऑब्जेक्ट आ गया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया, तीसरा आ गया। पहला पॉइंट इंटरव्यू के अंदर ये पूछा जाता है कि when we need to override str method and REPR, that is representation method, and what is the difference between these two methods? Both methods provide string representation of object. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आप बोलेंगे
str method is used by print function directly. Whenever we try to print our object using print function directly, internally this str method is executed. So we need to override this str method. और अगर हम बात करें repr method की, so all the collection types in Python programming language like list, tuple, set, dictionary internally calls this repr method on the object. अब इस तरह से अगर हम अपने ऑब्जेक्ट्स को लिस्ट, टपल, सेट में रखकर प्रिंट कराएंगे तो मुझे उस मेथड को ओवरराइट करना पड़ेगा। अगली कहानी ध्यान से समझना, अगर मैं एल डॉट सॉर्ट कर दूं तो ये 100% एरर आएगी, क्योंकि आप कहते थे कि लिस्ट में जो एलिमेंट है वो सॉर्ट हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट। भाई ये बताओ, इस बार लिस्ट में इंटीजर थोड़ी है कि वो इंटीजर को सॉर्ट कर देगा। इस बार लिस्ट में एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। अगर मैं लिस्ट में एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं और उस पर सॉर्ट मेथड कॉल कर दूं तो लिस्ट को कैसे पता कि ये ऑब्जेक्ट छोटा है या ये ऑब्जेक्ट बड़ा है या ये छोटा है? कैसे करेगा लिस्ट डिसाइड? उसे क्या पता कि मैं सैलरी के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा बनाना चाहता हूं या आईडी के हिसाब से छोटा बड़ा बताना चाहता हूं या नेम के हिसाब से? तो ये सीधी सीधी एरर आ जाएगी, एरर। इंटरनली सॉर्ट मेथड लेस देन कंपैरिजन करता है उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो लिस्ट में रखे हुए थे। लिस्ट में इस बार इंटीजर, फ्लोट नहीं रखे हुए हैं। क्या रखा हुआ है इस बार? एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। अब एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को इस तरह से कंपेयर नहीं किया जा सकता। कंपेयर कर सकते हैं इंटीजर को इंटीजर के साथ, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ, लेकिन कंपेयर नहीं कर सकते एम्प्लॉय को एम्प्लॉय के साथ। अब क्या करें? लिस्ट का सॉर्ट तो फेल हो गया। दूसरा क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर, जब आप अपनी लिस्ट में कस्टम ऑब्जेक्ट्स रखते हैं तो उनकी सॉर्टिंग कैसे होगी? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो सॉर्ट मेथड, उसे क्या पता एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन कैसे करेंगे? उसे कैसे पता चलेगा कि किसके बेस पर आप सॉर्ट कराना चाहते हैं? इसलिए एरर आ जाएगी। तो क्या करा जाए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन? java.net के अंदर जब आप कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ते हैं तो वहां पर इसका आंसर था कंपैरेटर और कंपैरेबल इंटरफेस। आप कंपैरेटर और कंपैरेबल इंटरफेस का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सेम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, लेकिन बहुत आसान करके दिया गया है ना। क्या करेंगे आप? ये जो सॉर्ट नाम का फंक्शन है, इस सॉर्ट नाम के फंक्शन में आप बताइए कि लिस्ट के अंदर हमारे आईडी रखी हुई है, लिस्ट के अंदर सैलरी रखी हुई है और लिस्ट के अंदर नेम रखा हुआ है। तो आप उनमें से किसी एक का यूज करके एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को सॉर्ट करेंगे। तो सॉर्ट फंक्शन क्या बोलेगा? बताओ मुझे ये बात, कैसे बताओगे? यहाँ पर एक की नाम का फंक्शन देंगे, की नाम का एक आर्गुमेंट है, और इस की आर्गुमेंट में आप क्या करोगे? एक फंक्शन पास करोगे, और वो फंक्शन क्या करेगा? सॉर्ट को रिटर्न करेगा वो पर्टिकुलर डेटा मेंबर जिसके बेस पर आप सॉर्टिंग कराना चाहते हैं। तो चाहो तो आप लैम्डा बना के पास कर दो, और चाहो तो आप प्रॉपर एक नेम्ड फंक्शन दे दो। तो अगर मैं लैम्डा पास कर दूं, यहां लिखूंगा लैम्डा, और जो भी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है वो यहां पर आएगा। अब आपको रिटर्न करना है उस ऑब्जेक्ट का वो डेटा मेंबर जिसके बेस पर लिस्ट को सॉर्ट करना चाहते हैं। अगर आप आईडी पर सॉर्ट करना चाहते हैं, आप लिख दीजिए आईडी। तो अब लिस्ट का जो सॉर्ट मेथड वो क्या करेगा? एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पर आईडी को कंपेयर करेगा। अभी वो एम्प्लॉय एम्प्लॉय कंपेयर करता है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय कंपेयर नहीं करेगा, एम्प्लॉय की आईडी कंपेयर करेगा। यानी कि 105, 102 और 501 इनके बीच में कंपैरिजन करेगा, और ये इंटीजर है और इंटीजर कंपैरिजन हो जाएगा। अब अगर मैं लिस्ट को प्रिंट करता हूं तो आईडी के बेस पर पहले 102 वाला आया, फिर 105 वाला आया, फिर 501 वाला आया। आप कहते हैं सर आईडी के बेस पर डिसेंडिंग हमें यहां पर चाहिए, तो आप यहां क्या लिखोगे? रिवर्स इक्वल टू ट्रू। तो आईडी के बेस पर ये हमारे लिस्ट के एलिमेंट को सॉर्ट कर देगा जो कि एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आईडी के रिवर्स ऑर्डर में। अगर मैं यहाँ पर इसको भी प्रिंट करा दूं और यहाँ पर भी प्रिंट करा दूं तो ये आउटपुट आपको दिख जाएगा। ये आईडी पहले 102, 105, 501, और ये 501 वाला पहले है, फिर 105 वाला ऑब्जेक्ट है, फिर 102 है।
अब मैं आपसे कह रहा हूं नहीं, मुझे इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को सॉर्ट करना है किसके बेस पर, सैलरी के बेस पर। तो आप लिखेंगे यहां पर एल डॉट सॉर्ट की लैम्डा ऑब्जेक्ट डॉट आईडी की जगह ऑब्जेक्ट डॉट सेल। तो सैलरी के असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, सैलरी का असेंडिंग ऑर्डर। पहले वो ऑब्जेक्ट आएगा जो सैलरी में सबसे छोटा है, फिर वो आएगा जो सैलरी में सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद वो आएगा जो सबसे बड़ा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट की सॉर्टिंग को आप कर सकते हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट की सॉर्टिंग को आप कर सकते हैं। ठीक, अब एक और है ना, अगर आपसे ये कहा जाए कि इस बार मेरे पास ये 3 एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हैं और मैंने एक चौथा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाया E4, और इस चौथे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में मैंने क्या करा, सेम आईडी दे दी, सेम मैंने ये दे दिया, और यहां पर अगला काम मैंने क्या कर दिया, मान लीजिए सेम ये मैंने यहाँ पर सोनो दे दी। क्या कर रहे हो इस बार, हमने कहा सेट बनाएंगे इस बार। सेट ये कहता है कि हम डुप्लीकेट एलिमेंट कंटेन नहीं करते। हमने कहा ये लो E1 E2 E3 E4, हमने सेट को 4 एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट दे दिए। इंटीजर देना तो हमें आता है। अब सेट में एम्प्लॉय क्लास के 4 ऑब्जेक्ट हैं और E1 ऑब्जेक्ट जो है वो E4 ऑब्जेक्ट है, दोनों एक हैं। अब हम सेट को प्रिंट कराते हैं और देखते हैं कि ये हमारा 3 देगा या 4 देगा। 4 दे रहा है ये। एक बार इसकी लेंथ गेट कर लो, लेंथ ऑफ यस, कह रहा है 4 ऑब्जेक्ट ना, झूठ बोल रहा है सेट, जितना पढ़ा था सब बेकार हो गया। बेकार नहीं हो गया, कुछ कम रह गया पढ़ने से अभी, है ना, क्योंकि आपने सेट को बनाया था इंटीजर फ्लोट पर। इंटीजर फ्लोट की डुप्लीकेसी इंटरनली इंटीजर क्लास जिसने बनाई उसने हैंडल करी होगी। अगर मैं सेट के अंदर एड्रेस अलग होगा इसका, दोबारा बोलिए, एड्रेस अलग होगा इसका। एग्जैक्टली समझ दिए पॉइंट, क्या आप जो समझ रहे हैं कुछ ऐसा ही है। जब हम सेट के अंदर अपने ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हम ऐसा कहते हैं कि सेट डुप्लीकेसी मेंटेन करेगा। सेट हेल्प करता है, एक्चुअल कोड डुप्लीकेसी को कंट्रोल कराने वाला उसी क्लास में लिखा जाता है जिस क्लास के ऑब्जेक्ट आपने ऐड करने हैं। आप तक आपने सेट के अंदर इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग रखे थे। अब इंट फ्लोट स्ट्रिंग क्लास आपने थोड़ी बनाई, ये तो लाइब्रेरी के अंदर बनी बनाई क्लास होगा डुप्लीकेसी मेंटेन करने का, इंटीजर की डुप्लीकेसी मेंटेन करना स्ट्रिंग की। अगर मैंने एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट बनाकर यहाँ रखे तो जिसने एम्प्लॉय क्लास बनाई उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी डुप्लीकेसी को मैनेज करने की, तब जाके सेट हमारा डुप्लीकेसी को मेंटेन कर पाएगा। इकलौता सेट इस काम को नहीं कर सकता। क्या करें, इंटरनली जो आपने बताया वही होता है। सेट हर ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कंसीडर करता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एड्रेस। अगर E1 ऑब्जेक्ट और E4 ऑब्जेक्ट इनका मेमोरी एड्रेस मैं निकालूं तो डेफिनेटली अलग अलग आएगा, क्योंकि ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है। लेकिन मेरे कोड की रिक्वायरमेंट डुप्लीकेसी मेंटेन करना है ऑब्जेक्ट के एड्रेस से नहीं, ऑब्जेक्ट के डेट सी ऑब्जेक्ट की आईडी दूसरे ऑब्जेक्ट के आईडी के बराबर है, सैलरी भी बराबर है और नेम भी बराबर है, तो मेरे लिए दोनों ऑब्जेक्ट बराबर है। अब ये सेट में नहीं आने चाहिए, तो ऐसा कैसे किया जाएगा? तो ऐसा करने के लिए हमें पहले इंटरनल वर्किंग समझनी होगी कि हमारा सेट कैसे काम करता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सेट के अंदर आता है तो सेट बेसिकली एक हैश टेबल यूज करता है। अब ज्यादा हैश टेबल के बारे में हमें नहीं सीखना है। एक हैश टेबल यूज करता है और उस हैश टेबल के अंदर हमारे ये कुछ बकेट होते हैं, बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3, बकेट 4, ऐसे कुछ बकेट्स होती हैं। भूल जाओ, एक एरे होता है जिसमें यहाँ पर एलिमेंट आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब E1 ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है ना, उसके
लिए इवन ऑब्जेक्ट का हैश कोड निकाला जाता है। इवन ऑब्जेक्ट का हैश कोड निकाला जाएगा और ये जो हैश कोड आता है वो एक इंटीजर वैल्यू आता है, ठीक है। उस इंटीजर वैल्यू को रिमाइंडर डिवीजन करते हैं टोटल नंबर ऑफ बकेट साइज से। अगर ये टोटल मान लो 6 बकेट हैं तो जो भी हैश कोड आएगा 6 से हम रिमाइंडर करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमारा इवन ऑब्जेक्ट का बकेट होगा। अब इस बकेट में है तो नहीं, इसको चेक करने के लिए जो यहाँ पहले से था उसका कंपैरिजन से किया जाएगा और उस कंपैरिजन में EQ मेथड यूज किया जाएगा। इंटरनली पॉइंट की बात क्या है, इंटरनली हमारा सेट में जो भी ऑब्जेक्ट जाता है उस ऑब्जेक्ट का हैश कोड हमें निकालना है। मेथड ऑब्जेक्ट क्लास में रखा हुआ है, मेरी एम्प्लॉय क्लास में वो है, मैं नहीं बनाऊंगा फिर भी है। और जो एम्प्लॉय और जो ऑब्जेक्ट क्लास में हैश कोड निकालने का मेथड है वो इस तरह से लिखा गया है कि अगर ऑब्जेक्ट नए एड्रेस पर बना है तो गारंटेड उसका हैश कोड अलग आएगा। अगर उसका हैश तो कुछ ऐसा हमें सोचना होगा कि इवन ऑब्जेक्ट का जो हैश कोड है वो वही आए जो E4 ऑब्जेक्ट का हैश कोड है। तो पहले क्या करेंगे, अपनी क्लास में हैश कोड मेथड को ओवरराइड करेंगे और वो जो हैश कोड मेथड है उसका नाम है अंडरस्कोर अंडरस्कोर हैश अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो जो भी ऑब्जेक्ट हमारा सेट के अंदर जाता है उस ऑब्जेक्ट का हैश का ये मेथड कॉल किया जाता है। सर आपकी आवाज अब यहाँ से आप क्या रिटर्न करोगे, एक हैश, इसका हैश कोड आपने बना दिया कि जो सेल्फ है इसमें आईडी प्लस प्लस सेल्फ का नेम का वो यहां से वापस कर। तो मैंने क्या करा, मैंने इस हैश कोड मेथड को ओवरराइड कर दिया। इस तरह से ओवरराइड करा है कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनकी आईडी सैलरी और नेम सेम है तो उनका हैश कोड सेम आएगा। अभी भी ये 4 बता रहा है, अगला काम क्या करना है। हाँ, तो पहला काम क्या करा मैंने, जब भी आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट सेट में रखा जाएगा तो आपकी क्लास में हैश मेथड डिफाइन करना होगा। हैश मेथड इस तरह से डिफाइन आप करेंगे कि अगर एम्प्लॉय क्लास के दो ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर की वैल्यू सेम है तो उन दोनों ऑब्जेक्ट का हैश कोड सेम आएगा। तो जो मैंने यहाँ पर लॉजिक लिखा है, ये लॉजिक इस तरह से है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हैश कोड उसकी आईडी प्लस उसकी सैलरी प्लस उसके नेम का हैश कोड, दोनों को तीनों को जोड़कर मैंने वापस कर दिया। तो अगर एक नया ऑब्जेक्ट E4 आता है जिसकी आईडी सैलरी नेम वही है तो उसका हैश कोड सेम ही बन जाएगा। अब अगला काम क्या करना है, इस क्लास में EQ मेथड को ओवरराइड करना और EQ मेथड हमारा दो ऑब्जेक्ट लेकर आएगा। अब यहां पे आप लिखेंगे रिटर्न, अगर सेल्फ डॉट आईडी बराबर है अदर डॉट आईडी के एंड सेल्फ डॉट सैलरी बराबर है अदर डॉट सैलरी के एंड सेल्फ डॉट नेम बराबर है अदर डॉट नेम, तब ये ट्रू जाएगा। अब अगर मैं सेट में जाऊं तो ये मेंटेन हो गया। अब ये 3 दिखा रहा है, तो इसका मतलब हमें बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा कस्टम ऑब्जेक्ट पर अगर मुझे लिस्ट टपल सेट पे काम करना है। तो अगर मैं कस्टम क्लास के ऑब्जेक्ट को सेट में डालना चाहता हूं तो इतने मेथड आपको ओवरराइड करने होंगे
तब जाके आप कर सकते हैं। तो हैश कोड मेथड सेट कॉल करता है हर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अभी सेट में ऐड होने आ रहा है। फिर अगर दो ऑब्जेक्ट हमारे सेम हैश कोड के आ गए तो कैसे डुप्लीकेसी रोकोगे? कंपेयर करके। कंपेयर करने के लिए फिर सेट क्या करेगा? इक्वल मेथड आपकी क्लास का कॉल करेगा। सेट के पास जो पहले से एलिमेंट है वो सेल्फ में आएगा और जो भी ऐड होने आ रहा है वो अदर में आ जाएगा। अगर जो पहले से ही है उसकी आईडी और जो अभी आप ऐड करने जा रहे हैं उसकी आईडी बराबर है, सैलरी बराबर है, नेम बराबर है, इसका मतलब है कि ऑलरेडी वो एलिमेंट हमारा एग्जिस्ट करता है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न कर देगा अगर दोनों ऑब्जेक्ट की तीनों चीजें बराबर होती हैं तो। ठीक है। और अगर सेट को इक्वल मेथड कॉल करने के बाद यहां से ट्रू जाता है तो ये सेट समझ जाता है कि ये एग्जिस्टिंग एलिमेंट है, अब उसको ऐड वो नहीं करता। ठीक है। तब जाके सेट में डुप्लीकेसी हमारी यहां पर मेंटेन होती है। चलिए ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो अब आपका इसमें 3 टॉपिक बचते हैं। ठीक है। पहला टॉपिक आपका बचता है इसमें टीके इंटर। दूसरा टॉपिक आपका बचता है इसमें थ्रेडिंग। और तीसरा टॉपिक आपका बचता है इसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी। डेटाबेस कनेक्टिविटी एक क्लास थ्रेडिंग में लगेगी और 2 क्लास टीके इंटर में लगेंगी। डेटाबेस कनेक्टिविटी हमें अच्छे से पढ़नी होगी और इसमें मुझे लगता है 4 से 5 क्लास आपकी मैं लगा दूंगा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है। तो देखते हैं फ्राइडे को अब क्लास हमारी नेक्स्ट होगी तो इनमें से कोई भी एक हम पढ़ लेते हैं, जो भी हमारे काम का लगेगा वो हम पहले पढ़ लेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ पहले आपको डेटाबेस पढ़ा देता हूँ क्योंकि शायद जेंगो में आपको इसकी जरूरत पड़ जाएगी, तो पहले मैं आपको डेटाबेस पढ़ा देता हूँ। तो कोशिश करते हैं फ्राइडे को डेटाबेस हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है। चलिए तो आप अभी एग्जिट हो जाइए और जितना आज मैंने पढ़ाया है इसको टाइम निकाल कर अपनी बिजी लाइफ से 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके उतनी बार जरूर पढ़ें, है ना। चलिए कोई क्वेश्चन किसी का हो, कोई पूछना चाहता हो तो पूछ सकता है। सर जैसे कि हमारे C++ और उसमें इंट का एक फिक्स साइज होता था 32767 करके एक लिमिट होती थी, हाँ। उससे ज्यादा हम उसमें डाल नहीं सकते थे। इसमें कोई लिमिट होती है वेरिएबल्स की? नहीं, पाइथन में मतलब पाइथन के हम अंदर कितना भी चाहे डाल सकते हैं होता है, इस वेरिएबल इसका के कोई अंदर? लिमिट नहीं है। मतलब पाइथन में हम किसी वेरिएबल के अंदर कितनी भी लंबी वैल्यू डाल सकते हैं? हाँ जी। नहीं मतलब ठीक। कहने को कितनी लंबी डाल सकते हो बट एक मेमोरी लिमिट होती होगी भाई, आपकी रैम में अवेलेबल नहीं है तो अब जितना हमारा इंटीजर है तो वो एक जगह पर ही आएगा। अब इतनी बड़ी मेमोरी एक साथ फ्री भी तो होनी चाहिए ना रैम के अंदर। अगर मिल गई उतनी तो आपको मिल जाएगा, नहीं मिली तो एरर आ जाएगी, इतनी मेमोरी एक साथ इकट्ठी कहीं है ही नहीं अवेलेबल। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपने 100 डिजिट की एक वैल्यू रखी, अब उस 100 डिजिट की वैल्यू को दिखाने के लिए मान लीजिए मुझे 10 KB मेमोरी चाहिए। अब 10 KB मेमोरी इकट्ठी नहीं है, 2 KB एक जगह पड़ी है, 4 KB एक जगह पड़ी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना उनको यूज कर लें। तो वो एक साथ अगर है तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। और यहाँ भी एक लिमिट होती है कि भाई मैक्सिमम इतना बड़ा नंबर आप स्टोर कर सकते हैं, इससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता। ठीक है। अब जैसा कोई आपसे पूछे कि लिस्ट कितनी ग्रो हो सकती है, भाई लिस्ट में ग्रो होता रहता है, कितना ग्रो हो सकता है, कोई इनफाइनाइट तो नहीं होगा ना, तो उसका भी एक नंबर होता है कि लिस्ट में मैक्सिमम कितने एलिमेंट आ सकते हैं। 1 मिनट रुको। इंपोर्ट सिस मॉड्यूल के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी कलेक्शन कितना ग्रो हो सकता है। तो मैं लिखूंगा यहां पर sys डॉट मैक्स साइज। अब सोचो अगर ये वैल्यू आती सिर्फ इतनी 922 तो आप बोलते कि लिस्ट टपल सेट डिक्शनरी इनके अंदर 922 एलिमेंट आ सकते हैं। अगर ये भी मैं गिन लूं तो 9223।
92,000 एलिमेंट आ सकते हैं, 9 लाख एलिमेंट आ सकते हैं, 92 लाख एलिमेंट आ सकते हैं, 9 करोड़ एलिमेंट आ सकते हैं, 92 करोड़ वैल्यूज आ सकते हैं। गिन लो कितनी आ सकती है। मतलब ये इतनी है कि अगर पूरे वर्ल्ड की आबादी अगर 8 अरब है और हर इंसान को एक यूनिक नंबर दे दिया जाए तो 8 अरब नंबर लिस्ट ट्रिपल सेट में बड़ी आसानी से आ सकते हैं, और इतने ही और आ जाएंगे। अभी इतना बड़ा नंबर है ये मैक्सिमम साइज का जो किसी भी कलेक्शन के लिए हम दे सकते हैं 64 बिट पर। अगर 32 बिट का लैपटॉप होता तो इसका हाफ कर लो, जस्ट इसका हाफ कर लेना। और कोई भाई? और सर इसमें अनसाइंड उसका कोई वो नहीं है ना? नहीं भाई, अनसाइंड पाइथन में अनसाइंड डेटा टाइप नहीं होता। पाइथन में जो भी है वो साइंड टाइप है, तो अनसाइंड के लिए आपको नमपाई के लिए वेट करना होगा। नमपाई एक लाइब्रेरी है जिसमें अनसाइंड टाइप थर्ड पार्टी बनाकर दिए गए हैं, नेटिव पाइथन में नहीं है। ओके सर। और डेटाबेस के लिए कोई अलग से टूल्स इंस्टॉल करना पड़ेगा या नहीं, पाइथन कोर्स में आपका डेटाबेस है, इसी के साथ अलग से कुछ नहीं, इसी बैच में पढ़ाएंगे, अलग से कुछ नहीं सर। उसके लिए टूल्स कोई? हाँ, टूल उसके लिए माई स्क्वेल हम पढ़ेंगे, तो आप अपने लेवल से डाउनलोड कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अदरवाइज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे माई स्क्वेल को डाउनलोड करेंगे और कैसे उसको इंस्टॉल करेंगे। हाँ बोलिए, कोई कुछ पूछ रहा था। सर नंबर ऑफ रेफरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैसे दिखते हैं? नंबर ऑफ रेफरेंस किसी Of भी an ऑब्जेक्ट कैसे देखते हैं? यस सर। कोई मेथड था तो यार, अब ऐसे ध्यान अभी नहीं यार, बट होता है। एक मिनट। सर सिस्टम डॉट सर यही होता है ना, सिस्टम डॉट गेट रिफ काउंट देख ऑब्जेक्ट डिफरेंस। इसी के अंदर कुछ होगा, sys डॉट, सर गेट ये आ रहा गेट रेफरेंस काउंट, रिटर्न द रेफरेंस काउंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये ध्यान रखना, द काउंट रिटर्न इज जनरली 1 हायर देन यू एक्सपेक्ट। मतलब आपने उस वाले प्रोग्राम में टेस्ट ऑब्जेक्ट के 2 रेफरेंस बनाए T1 T2, और अगर आप वहां पे गेट करते बिना डिलीट करते किसी को sys डॉट गेट रेफरेंस काउंट और T1, तो वो 2 वापस करता, T1 और एक T2 और एक और, क्योंकि एक खुद का जो हमारा इंटरप्रेटर है एक रेफरेंस खुद रख के चलता है वो। सर आपने 3 बनाए थे ना, T1 T2 T3 या फिर 2 बनाए थे आपने? नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट के जितने भी आपने रखे हैं उससे +1 आपका रिजल्ट आएगा। ओके सर। बिकॉज इट इंक्लूड्स टेम्पररी रेफरेंस, इंटरप्रेटर एक टेम्पररी रेफरेंस खुद बनाता है, तो वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। चलो और कुछ? चलिए, अब कल ऑफर रहेगा, इसको रिवाइज जरूर करिएगा। आप बहुत अच्छे लेवल पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अगर आप 2 से 4 साल एक्सपीरियंस लेवल पर पाइथन में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बी प्रिपेयर, आपको यही चीजें डील करनी होंगी। आपसे कोई लिस्ट, टपल, सेट, फंक्शन वंक्शन, मॉड्यूल कोई नहीं पूछेगा, आपसे बस यही पूछेगा। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो मान के चलिए आपका 90% इंटरव्यू कंप्लीट हो गया। फ्रेशर से ये कभी नहीं पूछा जाएगा, कम से कम 2 साल एक्सपीरियंस वाले से ये चीजें पूछी जाती हैं। फिर भी फ्रेशर से क्या पूछा जाएगा मोस्टली? हाँ, मोस्टली फ्रेशर से क्या पूछा जाता है? फ्रेशर से तो लिस्ट, टपल, सेट, फंक्शन, मॉड्यूल और प्रोजेक्ट बता दो क्या आपने बनाया है, बस बेसिक आपने जो पढ़ा है उतना ही आपसे पूछा जाता है। बेसिकली फ्रेशर से तो वो लॉजिक पूछना चाहते हैं, लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन नहीं पूछना चाहते, वो लॉजिक पूछेंगे आपसे। चलिए।